हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनपी केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस अड्डा। देखिए, मैं आपको आज बताऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस की द्रव्य विलीयता पर दाब का प्रभाव। देखिए बेटा, गैस की द्रव्य विलीयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले किया था हेनरी द्वारा। किसने किया था? हेनरी। इसीलिए इसको हेनरी लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी लॉ। अब देखिए, हेनरी ने क्या नियम दिया। हेनरी के नियम को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। देखिए, जब किसी क्लोज्ड पॉट के अंदर, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, मान के चलो यहां एक लिक्विड मैंने लिया हुआ है, ये तो है आपका लिक्विड, कोई भी द्रव हो सकता है ये, जो सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। अब इस क्लोज्ड कंटेनर में, बंद पात्र में, मैं एक संकीर्ण और सूक्ष्म माइक्रो होल कर रहा हूं और इस माइक्रोपोर से एक गैस इसके अंदर डिजॉल्व कर रहा हूं। अब ध्यान दें बेटा, जब ये गैस, शुरुआत में क्या होगा, ये गैस इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती चली जाएगी। पहले ये गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगी, फिर कुछ गैस के मॉलिक्यूल इस की सरफेस को तोड़कर इसमें से बाहर भी निकलेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझे कि गैस को जैसे ही लिक्विड में डाला, वो गैस लिक्विड में डिजॉल्व भी होगी, यानी कि विलय होगी, और विलय गैस के कुछ मॉलिक्यूल जो पहले से विलय हो चुके हैं, उस विलय गैस के कुछ मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस को तोड़कर इस कंटेनर के वेकेंट एरिया में आ जाते हैं। ये गैस है और ये क्या है? लिक्विड। इस तरीके से इस कंटेनर में एक साम्य स्थापित हो जाता है। ये एक्विलिब्रियम आ गया। किस किसके अंदर आया है वो एक्विलिब्रियम? ध्यान दें, एक तो गैस कैसी? अनडिजॉल्व, और साम्य किस में आया है? वो भी गैस है, कौन सी? डिजॉल्व। यानी कि अविलय गैस जो कि कंटेनर के वेकेंट एरिया में है, वेकेंट स्पेस में है, और डिजॉल्व गैस जो इस लिक्विड में घुली हुई है, उनके बीच में एक साम्य आ गया। इस साम्य की स्थिति में ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, इस द्रव की सरफेस पर एक प्रेशर बनाते हैं। ये यहां प्रेशर लगा रहे हैं। इस प्रेशर को गैस का एक्विलिब्रियम प्रेशर माना जाएगा, एक्विलिब्रियम प्रेशर कहा जाएगा। अब देखिए हेनरी क्या कहता है। हेनरी कहता है कि सबसे पहले तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करें। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट, दूसरी चीज क्या हेनरी क्या कहता है कि जो आपने लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट की क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। ये भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने दो चीज कांस्टेंट कर ली, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट कर लिया। फिर ये कहता है हेनरी कि इस स्थिति में इस लिक्विड के अंदर जो गैस डिजॉल्व की जाएगी, उस गैस की अमाउंट यानी क्वांटिटी, वो इस एक्विलिब्रियम प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि एक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ने पर डिजॉल्व गैस की क्वांटिटी भी बढ़ेगी।
तो हेनरी क्या कहता है, इफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट देन डिजॉल्व अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल किसके, एक्विलिब्रियम प्रेशर के। तो हम कहेंगे, मैं इफ मान के चल रहा हूं, इफ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस वो तो है n ग्राम, और एक्विलिब्रियम प्रेशर साम्य दाब, देखो ये तो क्या है, गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, और हम कह रहे हैं एक्विलिब्रियम प्रेशर यानी कि साम्य दाब, वो मैंने मान लिया कितना, P। तो वाई हेनरी M प्रोपोर्शनल किसके आएगा, P के। ये होता है हेनरी का नियम। तो हेनरी नियम क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन डेफिनेट या कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट द डिजॉल्व गैस क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल वाई क्या, एक्विलिब्रियम प्रेशर। ये होता है हेनरीज लॉ। अब आप देखें कि यहां हमने कहा कि m प्रोपोर्शनल है किसके, P के, यानी कि डिजॉल्व गैस की अमाउंट वो प्रोपोर्शनल है किसके, P के। अब मैं यहां से इनमें ग्राफ खींचूं, किस किस के अंदर ग्राफ आएगा बताइए। एक तो हमने क्या लिया है, एक्विलिब्रियम प्रेशर, यहां हमने क्या लिया है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। तो इनका जो प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा, सीधी रेखा, ये हो गया। और देखिए अब हम कहें कि सर हमें तो यहां से प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है, तो हमने कहा प्रोपोर्शनल की जगह हमने इक्वल का साइन लगाया, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहां जो कांस्टेंट है वो है KH इंटू P। तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया। लेकिन ध्यान रखना, ये जो KH है, व्हाट इज KH, KH हेनरी कांस्टेंट। क्या है ये, हेनरी कांस्टेंट। तो ध्यान रखना KH इज हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपका हेनरी का नियम हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा है डाल्टन लॉ। डाल्टन ने क्या कहा था, यदि बहुत सारी गैस, कई गैस हैं, उनका एक मिक्सचर तैयार किया जाए, तो उस मिक्सचर का जो प्रेशर है वो किसी भी मिक्सचर में, पूरे मिक्सचर में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डाल्टन कहा था कि गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के। ये किसने कही थी बेटा, डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को भाई हमने कहा डाल्टन के रूल को हम किसमें भी लगा सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। तो यहां पर आप देखें, मैं इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा रहा हूं, तो x इक्वल टू यहां एक नया कांस्टेंट ला रहा हूं, k डैश मान लिया है इंटू p। तो x, ये x किसका है, गैस का। ये x है क्या, उस डिजॉल्व्ड गैस की। देखो डाल्टन के अनुसार तो x क्या थी, जैसे मान के चलो ये एक कंटेनर है, इसमें 3 गैस हमने मिक्सचर बनाया है। अब इस गैस का टोटल प्रेशर, पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर तो है P। अब मैं कहूं इस पूरे प्रेशर में से केवल A का प्रेशर वो मैंने मान लिया PA, B का प्रेशर PB एंड C का प्रेशर PC। ये जो PA है ये एक कंपाउंड का, A कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है।
ऐसे पीवी बी का पार्शियल प्रेशर, पीसी सी का पार्शियल प्रेशर है। अब वो ये कहता है मान के चलो जब हमने मिक्सचर बनाया था तो इसके हमने जो मोल प्रवाह लिए वो कितने लिए एक्स, इसके कितने लिए थे एक्स बी, इसके कितने लिए थे एक्स। तो वो कहता है कि इस मिश्रण में, इस मिक्सचर में ए का पार्शियल प्रेशर इस ए के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक्स ए प्रोपोर्शनल किसके आएगा पी ए। ये किसने कहा था डाल्टन ने। और उसी चीज को मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में लगा सकता हूं, तो मैंने यहां पे भी लगा दिया। ये वहां तो ये एक्स क्या था उस गैस का मोल फ्रैक्शन, यहां एक्स क्या है डिजॉल्व्ड गैस का मोल फ्रैक्शन, वहां पी क्या था उस गैस का पार्शियल प्रेशर, यहां पी क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो एक्स ऑफ गैस इक्वल्स टू के डैश इंटू पी। कैलकुलेशन से पता पड़ा कि ये जो के डैश की वैल्यू है वो हेनरी कांस्टेंट के व्युत्क्रम के बराबर आती है, हेनरी कांस्टेंट के व्युत्क्रम के बराबर आती है, कैलकुलेशन से आया है। तो हम यहां के डैश की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1/kh। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं आगे, अब देखो यहां से तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा 1/kh इंटू पी। तो यहां से p इक्वल्स टू आ जाएगा kh इंटू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए, एक आया m इक्वल्स टू kh इंटू पी और एक आया p इक्वल्स टू kh इंटू एक्स। पहले इनके मीन समझे। यहां हम देखें m क्या था डिजॉल्व गैस का अमाउंट इन ग्राम, ग्राम में विलेय गैस की मात्रा, kh वही हेनरी कांस्टेंट, p इक्विलिब्रियम प्रेशर। यहां पे देखो p क्या है इक्विलिब्रियम प्रेशर, kh क्या है हेनरी कांस्टेंट और x क्या है डिजॉल्व गैस के मोल फ्रैक्शन है। अब इन दोनों का यूज कैसे होगा वो आप देखें। देखो अगर मैं यहां से kh की वैल्यू निकालू, देखिए इससे निकाल रहा हूं kh इक्वल्स टू वो आएगा आपका बोलो भाई m/p। ठीक है, तो यहां से आप देखें जो kh की यूनिट आएगी वो ये तो क्या आएगी द्रव्यमान है ये, तो ये तो होगा यूनिट ऑफ मास और ये क्या है प्रेशर, तो यहां आ जाएगा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है भाई। अब यूनिट ऑफ मास जैसे मान के चलो वो ग्राम में दिया है और यूनिट ऑफ प्रेशर मान के चलो हमने एटमॉस्फेयर में दिया है। अगर आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दी हुई है और वो वैल्यू का यूनिट देखें आप, यूनिट में अगर ऊपर यूनिट ऑफ मास और नीचे यूनिट ऑफ प्रेशर हो तब तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है m इक्वल्स टू kh इंटू पी। और इफ आगे देखें यहां पे आप देखो बेटा, यहां से मैं kh की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा kh इक्वल्स टू क्या आएगा p/x। अब आप जानते हो x का कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि मोल प्रवाह यूनिट लेस होता है। अब आप देखें यहां पे इसका जो मैं यूनिट निकालू kh की तो क्या आएगा ऊपर आएगा यूनिट ऑफ प्रेशर अपॉन यूनिट लेस। यूनिट लेस क्यों है x यूनिट लेस है, तो जो kh की यूनिट आएगी वो क्या आएगी यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आप देख सकते हैं यदि kh की यूनिट केवल प्रेशर में दी हुई है तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और यदि kh की वैल्यू किसमें दी है ग्राम प्रति एटमॉस्फेयर यानी कि यूनिट ऑफ मास पर यूनिट ऑफ प्रेशर में दी हुई है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इज दैट क्लियर। तो ये था आपका हेनरी लॉ। अब बात आती है सर हेनरी लॉ का यूज कैसे होगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो देखते हैं। या पहले तो हमें अगर आपसे कोई पूछे वास्तव में हेनरी क्या बताता है, हेनरी
किसी गैस की द्रव में विलेयता की जानकारी देता है। क्या कहा था हेनरी ने कि यदि किसी गैस को द्रव में विलय करो तो उस गैस की द्रव में विलेयता दाब पर निर्भर करती है। अगर दाब बढ़ाओगे, सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं कि प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर, ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे पता पड़ा? क्योंकि आप अभी अपने एम प्रोपोर्शनल क्या था, पी। भाई अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो एम बढ़ेगा, एम मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी लिक्विड के अंदर, किसकी, डिजॉल्व गैस की। और डिजॉल्व गैस की अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम कहेंगे क्या बढ़ रही है, उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू हेनरी प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दें, अब हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिट क्या है? लिमिट नंबर 1, पहली लिमिट ये होता है, हेनरी ये कहता है कि मेरा लॉ तभी लगेगा जब प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो, मतलब प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। प्रेशर तो होना चाहिए पर बहुत ज्यादा, बहुत वेरी हाई नहीं होना चाहिए। क्यों? वो कहता है कि अगर आपने प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया तो गैस डिजॉल्व होती चली जाएगी, और गैस अगर डिजॉल्व होती चली गई तो कंटेनर में एक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा, और उस स्थिति में मेरा लॉ भी काम नहीं करेगा। तो वो कह रहा है कि गैस डिजॉल्व तो होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो आपको देखो, मैं जितने भी लिमिटेशंस बताऊंगा उन लिमिटेशंस में एक बात ध्यान रखना कि आपको लिमिटेशंस ऐसे सेट करनी है कि गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत हाई नहीं करनी है। गैस को सॉल्युबल तो करना है, डिजॉल्व तो करना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिजॉल्व नहीं करना है। अब देखो, आपने कहा कि प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। इसका मतलब क्या है? सर आप ये भी तो कह सकते थे प्रेशर इज लो, प्रेशर कम होना चाहिए। नहीं बात समझे? आपने इज नॉट वेरी हाई क्यों कहा? क्योंकि बेटा अगर आपने प्रेशर, हम एक लाइन कहते हैं प्रेशर लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो फिर गैस डिजॉल्व ही नहीं होगी। मैंने क्या कहा? गैस डिजॉल्व तो होनी चाहिए परंतु बहुत ज्यादा डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो पहला लिमिटेशन हमारा निकल के आया कि प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। दूसरा लिमिटेशन निकल के आ रहा है कि टेम्परेचर की बात करें। अब देखो बेटा, टेम्परेचर मैंने क्या कहा था, जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब मैंने कहा, और सॉल्युबिलिटी हमें क्या करना है, मैं ये कह दूं टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो हम कहेंगे कि सर गैस डिजॉल्व भी नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर आपने हाई कर दिया। अगर आपने ये कह दिया टेम्परेचर इज वेरी लो, तो फिर गैस डिजॉल्व होती चली जाएगी। तो वो कह रहा है टेम्परेचर होना तो चाहिए लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, LOW। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए तो हेनरी का नियम लागू होगा। अगर आपने देखिए वेरी लो कर दिया तो फिर गैस डिजॉल्व होती चली जाएगी, वापस नहीं कंटेनर में आएगी, तो एक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और अगर आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया तो फिर गैस डिजॉल्व भी नहीं होगी, तो भी एक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तीसरी बात, जो गैस है, गैस इज नॉट रिएक्ट बाय सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड।
गैस है वो हमारे दिए हुए लिक्विड से कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर गई तो फिर वो सॉल्युबल होती चली जाएगी और ऐसी स्थिति में भी एक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और चौथी कंडीशन ये होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन आपका बनेगा गैस को डिसॉल्व करने के बाद, वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इज डाइल्यूट। सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई सॉल्यूशन की तो इसका मतलब उसमें बहुत अधिक मात्रा में गैस डिसॉल्व हो चुकी है और उस कंडीशन में भी आपका एक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरी की। पहली, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, गैस इज नॉट रिएक्ट बाय सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। इज दैट क्लियर? तो ये लिमिट इन्हीं पर लागू होगा, अन्यथा अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो हेनरी का नियम उस पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। पहली बात देखिए, पहला एप्लीकेशन हमारा है, आपने देखा है सोडा वाटर की जो बोतल होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, आपके शीतल ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, उनमें हम CO2 गैस डिसॉल्व करते हैं। वहां आपका हेनरी का लॉ काम करता है। हेनरी कहता है कि सोडा वाटर की बोतल में जो आप CO2 गैस डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि CO2 is dissolved in soda water with high pressure। तो ध्यान रखना, जो CO2 डिसॉल्व होती है सोडा वाटर की बोतल में, वो हाई प्रेशर पर डिसॉल्व होगी। ये आपका पहला एप्लीकेशन मैंने बताया हेनरी के लॉ का। दूसरा एप्लीकेशन देखिए, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, या मैं कहूं एक ड्रिंकिंग वाटर है, उस ड्रिंकिंग वाटर में कोई ऐसी बदबूदार गैस मिली हुई है, डिसॉल्व है, तो आप उस पानी को पी नहीं सकते हो, उस वाटर को यूज में नहीं ले सकते हो। तो आपको वो क्या करनी है, उस गैस को उस वाटर में से रिलीज करना, निकालना है, सेपरेट करना है। तो आप कैसे करोगे, उसमें हेनरी का लॉ लगा दो। हेनरी कहता है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो बताइए क्या होगा, गैस डिसॉल्व हो जाएगी, निकलेगी नहीं। तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। अब प्रेशर कम करने की मशीन आपके पास है नहीं, तो फिर क्या करें, हेनरी की दूसरी बात पे जाओ। हेनरी की दूसरी लिमिटेशंस क्या थी कि भाई आपका टेम्परेचर अगर आपने ज्यादा कर दिया तो फिर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में हम उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे बेटा, बोलो, सॉल्यूशन को हीट करेंगे। और जैसे ही सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो गैस उसमें से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और गैस उसमें से निकल जाएगी। यह दूसरा लॉ हो गया। तीसरा लॉ देखिए, आप सभी जानते हो कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम एयर लेते हैं, उस एयर में से ध्यान रखना, एयर हमारी कहां पहुंचती है, लंग्स में पहुंचती है साहब। उस लंग्स में से फिर O2 किसके साथ कंबाइंड हो जाती है, ब्लड के
हीमोग्लोबिन से, और ब्लड के हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर क्या बना लेती है वो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है साहब। अब ध्यान देना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लंग्स के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई, यानी कि लंग्स के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। O2 का आंशिक दाब अधिक होता है, और जैसे ही दाब अधिक होगा तो O2 की रक्त में सॉल्युबिलिटी, ब्लड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए O2 आसानी से किसमें विलय हो जाती है, ब्लड में विलय हो जाती है, रक्त में। अब क्या होता है, वो रक्त फिर कहां पहुंचता है, टिश्यूज के अंदर, हमारी ऊतकों में पहुंचता है, और टिश्यूज में O2 का प्रेशर क्या होता है, कम। और जैसे ही O2 का प्रेशर कम होगा तो बताओ क्या होगा, O2 की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, और जैसे ही O2 की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो O2 ब्लड में से बाहर निकलेगी, और उस ब्लड में से बाहर निकलने वाली O2 को वो टिश्यू अपने काम में ले लेंगे। तो O2 का ब्लड में घुलना, डिजॉल्व होना, और ब्लड से O2 का बाहर निकलना किसके अनुसार हमने सीखा, हेनरी लॉ के अनुसार। हेनरी ये कहता है कि लंग्स के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, इसलिए O2 ब्लड में आसानी से डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन वही ब्लड जब टिश्यूज के अंदर पहुंचता है तो वहां पर O2 का पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब कम होने के कारण वो O2 ब्लड में से निकलकर, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ब्लड में से निकलकर टिश्यू यानी कि सेल्स के काम आ जाती है। चलिए नेक्स्ट, अगला एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन। देखिए, अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें, एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई वाली स्थानों पर हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो आप जानते हो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं O2 का यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज डिक्रीज। भाई एयर, आप O2 की जगह एयर कह सकते हैं। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं O2 का क्या प्रेशर कम होता चला जाएगा, और जब O2 का प्रेशर कम होता चला जाएगा तो हमारे रक्त में, ब्लड में O2 की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। ये लो साहब, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ब्लड में अमाउंट ऑफ O2 भी क्या हो गया, कम। और जब ब्लड में अमाउंट ऑफ O2 कम हो गया तो क्या, टिश्यूज के अंदर O2 भी क्या हो जाएगा, कम। यानी कि अमाउंट ऑफ O2 इन टिश्यूज वो भी क्या हो जाएगा, कम। अब जब टिश्यू को, हमारे ऊतकों को, हमारी सेल्स को पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिलेगी तो फिर हमारे टिश्यू अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसे पर्सन जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके टिश्यूज को हमें क्या नहीं मिल पा रही है, O2 नहीं मिल पा रही है, तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा उनके ब्रेन पर पड़ता है। और ब्रेन पे पड़ने की वजह से उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, सोचने की थिंकिंग पावर है, वो बहुत कम हो जाती है। और थिंकिंग पावर कम हो जाने से उस डिसीज को एक नाम दिया जाता है, और उस डिसीज को कहते हैं हम क्या, एनॉक्सिया। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एनॉक्सिया, एनॉक्सिया में क्या होता है, व्यक्ति की यानी कि जो हमारा पर्सन है जो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है वहां पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है, इसकी वजह से O2 की ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है,
और सॉल्युबिलिटी कम हो जाने से टिश्यूज को O2 कम मिलती है, इससे उस व्यक्ति की थिंकिंग पावर कम हो जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है सर, एक ही हो गया। अब एक और देख लेते हैं, चलिए 5। आपने स्विमर को देखा होगा, जो सॉरी आपने जो या ये कहो डायपर्स होते हैं, जैसे मान के चलो जो तैराक होते हैं वो सी डायपर की बात कर रहा हूं मैं, सी डायपर्स, समुद्री तैराकों की बात कर रहा हूं। जब समुद्री तैराक समुद्र के अंदर गहराई में चले गए, अंदर चले गए, अंदर जाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब डायपर कहां चला गया, अंदर चला जाता है, तो ऊपर पानी का वेट बढ़ेगा, पानी का वेट बढ़ेगा तो वहां प्रेशर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और उस हाई प्रेशर पर ब्लड के अंदर पहले केवल कौन सी गैस डिजॉल्व हो रही थी, इन सरफेस O2, लेकिन जब वो डायपर कहां जाएगा, सी के अंदर जाएगा, तो वहां O2 के साथ साथ उसमें के ब्लड में N2 गैस भी डिजॉल्व हो जाती है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये N2 कहां से आ गई, अरे N2 एयर में थी, उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या लिया था, पूरी एयर ली थी, उसमें O2 भी था और N2 भी थी। तो O2 सरफेस पे केवल O2, क्योंकि वहां पर O2 प्रेशर इतना था कि O2 ही डिजॉल्व हो पा रही थी, लेकिन समुद्र में जब वो गहराई में गया तो वहां प्रेशर ज्यादा हो गया, तो O2 के साथ साथ N2 भी उसमें क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। अब जब दोनों गैस डिजॉल्व हो गई, अब वो डायपर वापस कहां आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है। अब सरफेस पे आया तो फिर से प्रेशर, अब बताइए प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो अब जो N2 उसमें डिजॉल्व हो गई थी वो क्या होगी, अनडिजॉल्व होगी, यानी कि जो N2 गैस थी वो अब उसमें से निकलना चाहेगी। और जब O2 ब्लड में से निकलती है, आपने देखा होगा पानी में से अगर कोई भी गैस निकले तो पानी में क्या, बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। ऐसे ही अब जैसे ही वो डायपर वापस सरफेस पे आया, प्रेशर कम हुआ तो वहां से जो N2 है वापस बाहर निकल रही है, तो हमारे ब्लड में बबल्स आने लग जाएंगे, और उस बबल्स से क्या होगा, टिश्यूज के अंदर ऐंठन आएगी, मरोड़ी उत्पन्न हो जाएगी, कर्व आएंगी, और उस कर्व से उस डायपर को बहुत ज्यादा पेन होता है। इस डिसीज को बैंड्स कहते हैं, बैंड्स। टिश्यूज के अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं। तो यहां पर अब हमने इसका क्या करें, तो हेनरी ने बताया कि ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से जब वो डायपर सरफेस पे आ रहा है तो उसके प्रेशर को, उसके अंदर के प्रेशर को एक साथ कम मत होने दो, क्योंकि एक साथ अगर वो कम हुआ तो N2 बाहर निकलेगी, उससे बबल्स आएंगे तो बैंड्स पैदा होंगे। तो फिर क्या करें, तो उसके लिए उस डायपर को हीलियम मिक्सचर एयर किसके लिए दी जाती है, रेस्पिरेशन के लिए। हीलियम मिश्रित वायु रेस्पिरेशन के लिए दी जाती है, और उस हीलियम मिश्रित वायु से क्या होता है, उसका प्रेशर एक साथ कम नहीं होता बल्कि धीरे धीरे कम होता है, और ऐसी स्थिति में N2 भी एक साथ बाहर नहीं निकलती, धीरे धीरे बाहर निकलती है, और उसके पेन क्या होता है, कम होता है। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशन देखे हेनरी लॉ पर। तो आप एक बार रिपीट करें, मैंने क्या कहा था, हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ किसी गैस की द्रव में विलेयता को बताता है। हेनरी कहता है कि यदि गैस का आंशिक दाब बढ़ेगा तो उस गैस की द्रव में विलेयता भी बढ़ेगी। दो फॉर्मूले हमने बताए, M = KH × P
एंड x बराबर p बराबर kh इंटू x। वो फॉर्मूला कब यूज होगा वो हम आपको बता चुके हैं। लिमिटेशंस बता दी चार। पहली लिमिटेशन, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, द गैस इज नॉट रिएक्ट बाय द सॉल्वेंट, एंड जो सॉल्यूशन वो डाइल्यूट होना चाहिए। और इसके 5 एप्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको हेनरी लॉ में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो बेटा ये आपका हेनरी लॉ था। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।